हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हर्षिता राठौर और मैं आप सबका एचएन अध्ययन पे स्वागत करती हूँ। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई लिखाई जो है बहुत अच्छे से चल रही होगी। जून के एग्जाम के लिए जोरों शोरों से तैयारियाँ चल रही होगी, है ना। आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं हायर एजुकेशन का जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10, उसको हम शुरू करने वाले हैं पेपर 1 के अंदर। ठीक है, अभी तक जितने भी यूनिट्स कवर हो चुकी है, जितनी भी क्लासेस आपको मिल चुकी है, आई होप सब लोगों ने उन सभी क्लासेस को देख लिया होगा। जिन्होंने नहीं देखा है देन धीरे धीरे करके आप सभी अपना कोर्स को फटाफट से कंप्लीट कर देना। ठीक है, आज हम लोग हायर एजुकेशन को शुरू करने वाले हैं। 5 to 6 क्लासेस हमारी हायर एजुकेशन की रहने वाली है। हायर एजुकेशन जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा डायनामिक चैप्टर है आपका। ठीक है, डायनामिक इन द सेंस कि इसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस होते रहते हैं। जो भी आपके है ना नई नई गवर्नमेंट जो भी स्कीम्स निकालती है एजुकेशन को लेकर, या फिर आपकी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, यानी कि जो आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020 वाली, NEP 2020, है ना, तो उसके तहत भी जो भी आपके चेंजेस होते रहते हैं हर एक स्टेट में, या जो भी आपके बदलाव होते रहते हैं एजुकेशन को लेकर, वो सब कुछ हमको पढ़ना होता है। तो जो भी आपके डे टू डे चेंजेस होते रहते हैं एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए, वो सभी चीज़ें आपकी हायर एजुकेशन से जुड़ी हुई है। तो उन सभी चीज़ों को हमको हायर एजुकेशन में पढ़ना ही पड़ता है। ठीक है, तो आपको जब भी आप हायर एजुकेशन पढ़ रहे हो तो जो भी मैं क्लासेस में करवाऊंगी, जो भी 5 to 6 क्लासेस होंगी हमारी हायर एजुकेशन की, उनको तो आपको डेफिनेटली कवर करना ही है। जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनसे आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, या फिर आपसे है ना क्वेश्चन पूछने की संभावनाएं हैं, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं कुछ छोड़ूंगी नहीं, मैं सब कुछ कवर करवाऊंगी। लेकिन फिर भी आपको कुछ भी लगता है कि कोई नई स्कीम आई है जो आपकी हायर एजुकेशन में है ना, ICT का जो पोर्शन है कि भाई एजुकेशन जो है आजकल है ना ICT टेक्नोलॉजी का काफ़ी ज़्यादा है ना प्रमोशन हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। तो ICT के माध्यम से हम एजुकेशन को किस तरीके से प्रमोट कर सकते हैं। तो कोई भी आपकी ICT की नई स्कीम आती है एजुकेशन को लेकर, कोई भी आपकी गवर्नमेंट नई स्कीम चलाती है एजुकेशन को लेकर, NEP 2020 के तहत कुछ भी आपके चेंजेस होते हैं एजुकेशन को लेकर, तो इन सभी जो भी चीज़ें हैं वो आपको करंट अफेयर्स के थ्रू कंप्लीट करनी पड़ेगी खुद से। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप सेल्फ स्टडी करके कंप्लीट करोगे, करंट अफेयर्स के थ्रू कंप्लीट करोगे। लेकिन जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जो भी आपके सिलेबस में दे रखी है, सिलेबस से जुड़ी हुई सारी चीज़ें मैं आपकी कंप्लीट करवा दूंगी, उसमें मैं कुछ भी बची हुई नहीं रहने दूंगी। ठीक है, तो ये आपका मैंने ओवरव्यू दे दिया पूरा हायर एजुकेशन का कि हम किस तरीके से हायर एजुकेशन को कंप्लीट करने वाले हैं। 5 to 6 क्लासेस होंगी आपकी हायर एजुकेशन की, जिसमें सारा कुछ डिटेल के अंदर आपका हर एक टॉपिक जो है वो कवर करवाया जाएगा। ठीक है, तो आपको अब क्या करना है, जैसे आपके पास में जो टाइम है वो जून का एग्जाम जो है वो पास में आ रहा है, तो आपको क्या करना है, अपना सिलेबस को फटाफट से कंप्लीट करो। सिलेबस कंप्लीट जितना जल्दी हो जाए उतना जल्दी सिलेबस कंप्लीट करो। फिर अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करो, हर एक चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को सॉल्व करो। ठीक है, और चैप्टर वाइज क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको एक एक चैप्टर का एनालिसिस खुद से पता चलेगा कि भाई कौन सा चैप्टर में मेरा कितना पोर्शन जो है वो स्ट्रांग है, कितना पोर्शन जो है वो वीक है। ठीक है, और चैप्टर वाइज एनालिसिस करने के बाद में आपको क्या करना है, सभी चैप्टर्स का कंबाइन करके, जिसको हम मॉक टेस्ट कहते हैं, ठीक है, फुल लेंथ का जो हम टेस्ट कहते हैं, वो टेस्ट की भी आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है। हम लोग तो डेफिनेटली करवाएंगे प्रैक्टिस, लेकिन आप लोगों को टोटली हम पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। अब आप लोग बड़े बच्चे हो चुके हो, ठीक है, आप छोटे बच्चे नहीं हो कि आपको स्पून फीडिंग करके टीचर एक एक चीज हाथ पकड़ के आपको है ना उंगली पकड़ के आपको A फॉर एप्पल B फॉर बॉल, जब तक टीचर नहीं लिखवाएगा तब तक आप खुद से कुछ करोगे ही नहीं। ठीक है, तो ये मत सोचना कि जब मैडम करवाएगी हम तभी करेंगे। मैं तो डेफिनेटली करवाऊंगी ही, लेकिन सबसे पहले ये ड्यूटी आपकी बनती है, क्योंकि पेपर ये आपका है, मेरा नहीं है। ठीक है, तो आपको अपनी तरफ से आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है, अपनी तरफ से आपको 100% अपनी मेहनत करनी है। मैंने बता दिया है किस तरीके से करना है। सबसे पहले आप क्या करो, अपना सिलेबस कंप्लीट करो। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद में आपको एक एक चैप्टर के पहले क्वेश्चंस लगाओ। ठीक है, ताकि आपको पता चल जाएगा कि उस चैप्टर से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन किस तरीके से आ रहे हैं, आपसे कैसे सॉल्व हो रहे हैं, आपसे सॉल्व हो रहे हैं, नहीं हो पा रहे हैं, कुछ भी दिक्कत आ रही है तो क्या दिक्कत आ रही है, आप चैप्टर वाइज एनालिसिस करो। ठीक है, उसके बाद में कंबाइन टेस्ट दो, फुल लेंथ का टेस्ट दो, 50 क्वेश्चन लो सभी चैप्टर के मिक्स करे हुए, उनको 1 घंटे में सॉल्व करने की कोशिश करो, क्योंकि वहां पे आपको टाइम का भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो इन सभी चीजों से खुद से अपनी स्ट्रेटेजी बना के खुद से तैयारी करना शुरू करो, क्योंकि जून का एग्जाम जो है वो पास में है, अब दूर नहीं है। ठीक है, आज की तो ये थोड़ी सी मेरे को आपको कुछ बातें बतानी थी, तो मैंने बता दी आपको। आज की हमारी क्लास हायर एजुकेशन पे रहने वाली है, तो हम फटाफट से क्लास को शुरू करेंगे। आज की क्लास में हम बेसिकली 2 टॉपिक्स को कवर करेंगे। सबसे पहले तो हम करेंगे हमारा जो एंशिएंट एजुकेशन है, ठीक है, जो हमारा वैदिक पीरियड में जो भी हमारा एंशिएंट एजुकेशन था
उसको हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में जो भी हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, एंशियंट यूनिवर्सिटीज़ है, जो भी हमारी तक्षशिला है, नालंदा है, विक्रमशिला है, ठीक है, इन सभी यूनिवर्सिटीज़ को 7 to 8 इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज़ है जिनसे हर बार क्वेश्चन आते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज़ है, आपके सिलेबस में भी दे रखी है। इन सभी यूनिवर्सिटीज़ को भी हम कंप्लीट कवर करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो दो टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं, तो जल्दी से हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्लास को शुरू करते हैं हमारी वैदिक एजुकेशन से। एजुकेशन जो है इंडिया में, ऐसा नहीं है कि भाई अभी हम लोग है ना आज़ाद हुए हैं, यानी कि हम जब आज़ाद हुए थे तो आज़ाद होने के बाद से एजुकेशन जो है वो शुरू हुई है, नहीं, एजुकेशन उससे पहले भी थी। एजुकेशन जो है ब्रिटिशर्स थे उस टाइम पे भी थी। इनफैक्ट ब्रिटिशर्स से पहले भी, यानी कि जो अंग्रेज आए थे उससे पहले भी एजुकेशन तो थी ही थी, ठीक है। लेकिन फिर हम अब पढ़ क्यों रहे हैं? जब एजुकेशन थी तो फिर उससे हमको पढ़ क्यों रहे हैं? हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अभी एजुकेशन है, बिल्कुल है, उससे पहले भी एजुकेशन थी। ब्रिटिशर्स नहीं थे उससे पहले भी एजुकेशन थी, लेकिन एजुकेशन किस तरीके से थी, किस तरीके से बदलते हुए समय में एजुकेशन के टाइम पे है ना, बदलते हुए समय में एजुकेशन के अंदर भी बदलाव किस तरीके से हो रहे हैं उसको हमको पढ़ना है, ठीक है। तो हम इसलिए यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं कि भाई पहले वैदिक पीरियड में एजुकेशन किस तरीके की थी, ठीक है। फिर बाद में आपका है ना ब्रिटिश पीरियड आया, तो ब्रिटिशर्स ने किस तरीके से एजुकेशन लेकर आए, है ना, ब्रिटिशर्स किस तरीके से उन्होंने एजुकेशन को प्रमोट किया, क्या क्या उन्होंने एजुकेशन के लिए काम करे। और फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस, यानी कि इंडिपेंडेंस आई हमारी, हम आज़ाद हुए, आज़ादी के बाद में हम लोगों ने किस तरीके से हमारे देश में एजुकेशन को डेवलप करने के लिए, एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए किस तरीके से हमने चीज़ों को अपनाया, इनिशिएटिव्स को लिया, इन सबको हम पढ़ने वाले हैं इस हायर एजुकेशन के पूरे चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं बिल्कुल शुरुआत से, बिल्कुल बेसिक से, जो हमारा एंशिएंट एजुकेशन था वहाँ से, ठीक है। आपकी जो क्लास है उसका जो स्लाइड है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में ही रहने वाला है, तो प्लीज़ बच्चे लोग कुछ भी है ना ये क्रिएट मत करना कि इंग्लिश में है या हिंदी में है। मैं हिंदी में भी समझाऊंगी, इंग्लिश में भी समझाऊंगी, ठीक है। आपको कहीं पे कुछ भी डिफिकल्टी होती है तो हिंदी वाले हिंदी को पढ़ सकते हैं, इंग्लिश वाले इंग्लिश को भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका दिया हुआ है, टाइमलाइन दे रखी है कि वैदिक पीरियड जो है वो आपका 1000 BC से 600 BC तक है, ठीक है। फिर आपका ब्रिटिश बुद्धिस्ट पीरियड आया, फिर आपका मेडिवल पीरियड आया, फिर आपका प्री इंडिपेंडेंस पीरियड आया जिसको हम ब्रिटिश एरा भी कह सकते हैं, ठीक है। और फिर आपका पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा आया, ठीक है। प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस का जो आपका एजुकेशन सिस्टम है वो हम इससे जो नेक्स्ट क्लास आएगी हमारी सेकंड क्लास हायर एजुकेशन की, उसमें हम कवर करेंगे। अभी आज की क्लास में हम सिर्फ एंशिएंट एजुकेशन और यूनिवर्सिटीज़ को कवर करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे सेम आपका हिंदी में दे रखा है वैदिक काल का टाइम पीरियड, बौद्ध काल का, मध्यकाल का, स्वतंत्रता से पूर्व यानी कि ब्रिटिश पीरियड का, और स्वतंत्रता के बाद का पीरियड का एजुकेशन का टाइम पीरियड, ठीक है। इस टाइम पीरियड को याद करने की जरूरत नहीं है, पर आपको पता होना चाहिए कि कब से कब तक कौन सा पीरियड जो है वो चल रहा था, ठीक है। अब नाउ हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्लास को एंशिएंट एजुकेशन से। एंशिएंट एजुकेशन में द मीडियम ऑफ टीचिंग वाज संस्कृत, ठीक है। आपसे पूछ सकते हैं कि एंशिएंट एजुकेशन में टीचिंग जो है वो किस लैंग्वेज में हुआ करती थी, तो संस्कृत लैंग्वेज में एंशिएंट एजुकेशन में पढ़ाई जो है वो करवाई जाती थी। और वहाँ पे जो नॉलेज है वो आपको ओरली दिया जाता था, ओरली यानी कि मौखिक रूप से मौखिक रूप से आपको शिक्षा जो है वो दी जाती थी एंशिएंट पीरियड के अंदर। जैसे कि अभी तो हम आपको पीपीटी के थ्रू यानी कि पीडीएफ के थ्रू पढ़ा लेते हैं, ऑनलाइन पढ़ा लेते हैं, ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिख लिख के चौक से मार्कर से पढ़ा लेते हैं। उस टाइम पे कोई ब्लैक बोर्ड्स नहीं हुआ करते थे, कोई है ना स्मार्ट बोर्ड नहीं हुआ करते थे, ऑनलाइन टीचिंग, पीडीएफ ये सब कुछ नहीं हुआ करती थी। वहाँ उस टाइम पे क्या होते थे, ओरली गुरु जो है वो बैठते थे सामने, ठीक है, और उनके सामने ही जो स्टूडेंट्स है वो बैठा करते थे। गुरु जो है वो अपने मुख से जो भी कुछ बोलते थे उसको ही ग्रास्प करके जो स्टूडेंट्स है वो उसको ही ग्रास्प करके सुनते थे, और वहीं पे उनकी टीचिंग और लर्निंग जो है वो होती थी, ठीक है। तो यहाँ पे जो टीचिंग है वो आपकी ओरली होती थी, आपको ये भी पता होना चाहिए, और संस्कृत लैंग्वेज के अंदर होती थी, ठीक है। अब जो उनका गुरुकुल का जो सिस्टम है, पुराने टाइम में जो टीचिंग चलती थी वो गुरुकुल सिस्टम से चलती थी, तो गुरुकुल का जो सिस्टम है वो आपका प्योरली रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ टीचिंग का था, यानी कि वहाँ पे शिक्षण के लिए पूरी तरीके से आवासी था, ठीक है। जबकि पुराने टाइम की जो शिक्षण थी, जो टीचिंग थी वो कैसी थी, रेसिडेंशियल थी, यानी कि आवासी थी। अभी तो हम क्या होते हैं, टीचर जो है वो या तो ऑनलाइन पढ़ा लेता है या फिर हम स्कूल में जाते हैं, टीचर भी सुबह आते हैं, बच्चे भी आते हैं, क्लास में बैठते हैं, टीचर पढ़ाते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, छुट्टी हो जाती है, सब अपने अपने घर को चले जाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होता था पहले जहाँ पे गुरु रहते थे वहीं पे ही स्टूडेंट्स को भी रहना पड़ता था, ठीक है। स्टूडेंट्स वहीं पे ही रहते थे, गुरु की सेवा करते थे स्टूडेंट्स, और वहीं पे ही गुरु उसके बदले में उनको क्या करते थे, शिक्षा प्रदान करते थे, एजुकेशन प्रदान करते थे। तो जो एजुकेशन सिस्टम था वो पूरा तरीके से आवासी था, यानी कि रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ
टीचिंग जो है वो आपकी हुआ करती थी एंशिएंट टाइम के अंदर। ठीक है, अब जो आपकी नॉलेज है वो आपकी ब्रॉडली 2 स्ट्रीम्स में डिवाइडेड है, पराविद्या और अपराविद्या, यानी कि ज्ञान को 2 व्यापक धाराओं में विभाजित किया जा सकता है। एक तो है आपकी पराविद्या। पराविद्या क्या है? आध्यात्मिक ज्ञान, आपका स्पिरिचुअल नॉलेज। ठीक है, जो भी आपकी परा को आप कैसे याद रख सकते हो? परलोक से। परलोक कहाँ पे है? ऊपर, यानी कि भगवान के वहां पे। ठीक है, तो जो भी आपकी आध्यात्मिक ज्ञान है, जो भी आपका स्पिरिचुअल नॉलेज है, वो आती है आपकी पराविद्या के अंदर। एक होता है आपका अपराविद्या। अपराविद्या क्या है? आपकी वर्ल्डली नॉलेज, आपकी भौतिकवादी जो भी ज्ञान है, आपकी मटीरियलिस्टिक्स है ना, स्कूल का जो भी ज्ञान है, वो आता है आपका अपराविद्या के अंदर। तो विद्या को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। 2 तरीके का आपका ज्ञान होता है। एक होता है पराविद्या, जहाँ पे आध्यात्मिक शिक्षा मिलती थी बच्चों को, स्पिरिचुअल नॉलेज प्रोवाइड की जाती थी। और वर्ल्डली नॉलेज, यानी कि एक होती है आपकी अपराविद्या, जहाँ पे आपको भौतिकवादी चीज़ों का ज्ञान होता था, आपको अपराविद्या दी जाती थी, आपको मटीरियलिस्टिक चीज़ों का भी ज्ञान करवाया जाता था। ठीक है, तो ये 2 तरीके की नॉलेज आपको है ना बच्चों को दी जाती थी एंशिएंट पीरियड के अंदर। ठीक है, अब क्या बोला है यहाँ पे? वैदिक टीचिंग पेड अ लॉट ऑफ अटेंशन टू द साउंड ऑफ वर्ड कॉल्ड पदास। ठीक है, मैंने बताया आपको ओरली वहाँ पे टीचिंग हुआ करती थी, तो जो भी साउंड निकलते थे टीचर के मुख से, यानी कि गुरु के मुख से जो भी साउंड निकला करते थे, उनको पदास कहा जाता था। ठीक है, एंड ओरल एजुकेशन गिवन थ्रू चिंतन, यानी कि थिंकिंग, बच्चे जो हैं वो उसका चिंतन करते थे। ठीक है, चिंतन करना यानी कि उसके बारे में सोचना, उसके बारे में थिंक करना। गुरु जो है वो जो भी बोलते थे उसको स्टूडेंट सुनते थे, सुनने के बाद में अपने ही मन में उसके ऊपर विचार करते थे कि भाई अच्छा गुरु ऐसा बोल रहे तो क्या वाकई में ऐसा होता है तो ऐसा क्यों होता है, ये सब कुछ वो अपने मन में ही सोचा करते थे, अपना चिंतन किया करते थे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो चिंतन के माध्यम से बच्चे जो है वो एजुकेशन जो है वो लिया करते थे। ठीक है, अब गुरु दक्षिणा का सिस्टम जो है वो प्रिविलेंट था प्रीवियस टाइम के अंदर, यानी कि एंशिएंट एजुकेशन में गुरु दक्षिणा जो है वो दी जाती थी एज अ फीस। ठीक है, अभी क्या सिस्टम कैसा है एजुकेशन का? आप लोग हमको फीस पे करते हो, ठीक है, उसके बदले में हम आपको टीचिंग देते हैं। ठीक है, पहले कैसा हुआ करता था? पहले कोई फीस वगैरह तो हुआ नहीं करती थी। पहले क्या होता था? गुरु और शिष्य एक ही जगह पर रहते थे गुरुकुल के अंदर। शिष्य जो है, स्टूडेंट्स जो है वो गुरु की सेवा करते थे और उसके बदले में जो गुरु है वो उनको टीचिंग देते थे। ठीक है, तो वही उनका क्या होता था? गुरु दक्षिणा होती थी। फीस वगैरह तो हुआ नहीं करती थी कि भाई नेट के पेपर के लिए हम आपको है ना 30,000 का कोर्स प्रोवाइड करेंगे। आजकल जो भी ये सब चलाते हैं ना ऑनलाइन, इतनी महंगी फीसेस कि भाई इसके एग्जाम के लिए हम आपको इतना कोर्स प्रोवाइड करेंगे, उस एग्जाम को है ना क्लियर करने के लिए, इस कोर्स के लिए हम आपको इतनी सारी फीस है ना आपको पे करनी पड़ेगी, तभी आप इसके अंदर एनरोल कर सकते हो। तो पहले ऐसा तो हुआ नहीं करता था कि भाई आपको अगर गुरु दक्षिणा लेनी है, आपको अगर है ना क्या बोलते हैं एजुकेशन लेनी है गुरु से, तो आपको 30,000 पे करना पड़ेगा, आपको 50,000 पे करना पड़ेगा। ऐसा तो होता नहीं था। ठीक है, सिर्फ गुरु और शिष्य एक जगह पे गुरुकुल के अंदर रहते थे। गुरु जो है वो अपने जो है ना शिष्य जो है वो अपने गुरु की क्या करते थे? सेवा करते थे। सेवा इन द सेंस कि उनको है ना उनके लिए खाना प्रिपेयर करना है, ठीक है, उनके लिए रहने के लिए जो जगह है उसको क्लीन करना है, उनके लिए दूर से पानी लेकर आना है, उनकी सेवा करनी है। ठीक है, यही सेवा हुआ करती थी। ठीक है, और उसके बदले में गुरु जो है वो क्या करते थे? उनको नॉलेज प्रोवाइड करते थे। जो भी गुरु के पास में ज्ञान है, ठीक है, जो भी उनके पास में स्किल्स है, जो भी उन्होंने वेद को पढ़ के, किताबों को पढ़ के जो भी उन्होंने ज्ञान को अर्जित किया है, वो सारा ज्ञान उनको ट्रांसफर करना होता था अपने स्टूडेंट्स के अंदर, अपने शिष्यों के अंदर। ठीक है, तो गुरु दक्षिणा का कॉन्सेप्ट हुआ करता था आपके प्रीवियस टाइम के अंदर, आपकी एंशिएंट एजुकेशन के अंदर। ठीक है, फिर क्या बोला है? Ceremony called उपनयन was conducted and when they reach at the age of 5 formal education will start with the ceremony of विद्या आरंभ। ठीक है, बच्चे की सबसे पहले उपनयन सेरेमनी हुआ करती थी, उपनयन संस्कार हुआ करते थे। और जैसे ही बच्चा जो है वो 5 वर्ष की आयु तक पहुंच जाता था तो उसका औपचारिक शिक्षा, फॉर्मल एजुकेशन जो है वो शुरू हो जाती थी विद द सेरेमनी ऑफ विद्या आरंभ, यानी कि विद्या आरंभ के समारोह से बच्चे की जो औपचारिक शिक्षा है वो शुरू हो जाती थी। ठीक है, अब काफ़ी सारे संस्कार होते हैं आपके, टोटल 16 संस्कार होते हैं। आई होप आप लोगों ने नाम सुने होंगे इसके। ठीक है, 16 संस्कार होते हैं जिसमें बच्चा जो है वो अलग अलग डिफरेंट स्टेजेस पे आता है और अलग अलग लेवल पे अलग अलग स्टेज में उसके अलग अलग संस्कार होते हैं। संस्कार यानी कि अलग अलग सेरेमनी होती है। ठीक है, कर्ण भेदन सेरेमनी जहाँ पे उसके कानों को है ना ईयर पियर्सिंग करी जाती है। विद्या आरंभ जहाँ पे उसकी एजुकेशन जो है वो स्टार्ट होती है। ठीक है, तो ऐसे काफ़ी सारी 16 संस्कार होते हैं, 16 सेरेमनीज होती है एक इंसान के अलग अलग, एक बच्चे के अलग अलग स्टेज ऑफ लाइफ में। ठीक है,
अब सबसे पहले बच्चे की होती है उपनयन सेरेमनी। उसके बाद में क्या होता है, जैसे ही बच्चा थोड़ा एक है ना लेवल ऑफ एज पे चला जाता है जहाँ पे वो केपेबल है फॉर्मल एजुकेशन के लिए, यानी कि जहाँ पे वो औपचारिक शिक्षा प्रदान करने के लिए केपेबल है, तो वहाँ से फिर उसकी जो फॉर्मल एजुकेशन है, जो उसकी विद्या है, उसका आरंभ हो जाता था, यानी कि उसकी विद्या का स्टार्टिंग हो जाती थी, उसको एजुकेशन लेने की स्टार्टिंग हो जाती थी, जिसकी सेरेमनी का नाम क्या था, विद्या आरंभ की सेरेमनी। ठीक है। Now, Upanayan was a ceremony by which child is called to be born again at his guru's home, called द्विजय बॉर्न। ठीक है। जो उपनयन की जो सेरेमनी है ना, उपनयन की सेरेमनी में जो शिष्य है उसको गुरु के घर पे भेजा जाता था, घर पे यानी कि गुरुकुल में जहाँ पे गुरु रहते हैं, ठीक है, वहाँ पे उनको भेजा जाता था। और उस सेरेमनी को द्विजय बॉर्न यानी कि टू बी बॉर्न अगेन, यानी कि जिसका जन्म दोबारा से हुआ है, जिसका पुनर्जन्म हुआ है, उसके नाम से उसको जाना जाता था। अब इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि पुराने टाइम में गुरुज को जितनी रिस्पेक्ट मिलती थी उतनी रिस्पेक्ट किसी को भी नहीं मिलती थी। ठीक है। गुरु को सबसे ज्यादा है ना, अगर आपने वो दोहा तो सुना ही होगा गुरु वाला भी, ठीक है, गुरु गोविंद दोहू खड़े, है ना, तो भगवान के भी समान माना जाता था गुरु को। ठीक है। तो ये कहा जाता था कि अगर कोई भी बच्चा जो है वो अगर गुरु के पास में गया है पढ़ाई करने के लिए, तो वहां पे उसका पुनर्जन्म हुआ है। गुरु जो है वो उसको एक नई जिंदगी प्रोवाइड करेगा, गुरु जो है अपना सारा ज्ञान उसको देगा, जीवन को कैसे जीना है वो सब कुछ गुरु उसको सिखाता है। ठीक है। तो एक जन्म तो जो उसका हुआ है बाय हर मदर या बाय है ना देयर मदर, वो तो ठीक है, लेकिन दूसरा जन्म जो है वो उनको गुरु प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। गुरु जो है वो उनको जीना सिखाते हैं कि उनको अपनी लाइफ को किस तरीके से जीना है, किस तरीके से उनको अपनी लाइफ के अंदर सर्वाइव करना है, एग्जिस्ट करना है। ठीक है। तो इसलिए कहा गया है कि गुरु के घर पे जब शिष्य जाते थे एजुकेशन लेने के लिए, तो उसको क्या कहा जाता था, द्विजय बॉर्न, यानी कि जिसका एक बार फिर से जन्म हुआ है, जिसका पुनर्जन्म हुआ है। ठीक है। और वो क्यों कहते थे, क्योंकि गुरु जो है वो एक बच्चे को सही मायने में सही तौर पे उसको जिंदगी जीना सिखाता है, इसलिए। ठीक है। तो फिर उपनयन सेरेमनी से उसको गुरु है ना गुरु के घर पे भेजा जाता था, और जब वो फॉर्मल एजुकेशन औपचारिक शिक्षा लेने के लिए केपेबल हो जाता था, तो उसका विद्या आरंभ करके उसकी सेरेमनी से उसकी एजुकेशन जो है वो शुरू हो जाती थी। ठीक है। द सेरेमनी वॉज कंडक्टेड बिटवीन 8 to 12 ईयर पोस्ट विच वॉज स्टूडेंट है ना पोस्ट विच द स्टूडेंट इज कॉल्ड ब्रह्मचारिणी, यानी कि जो आपकी उपनयन जो सेरेमनी होती है वो 8 to 12 ईयर्स के बाद में होती है, जहाँ पे बच्चा जो है वो ब्रह्मचारिणी स्टेज में आ जाता है। ठीक है। ये सब कुछ आपको यहाँ पे हिंदी में भी दे रखा है। उपनयन नामक एक समारोह आयोजित किया गया था, और जब वे 5 वर्ष की आयु तक पहुँच जाएगा तो औपचारिक शिक्षा विद्या आरंभ समारोह के साथ में शुरू हो जाएगी। ठीक है। उपनयन एक संस्कार था जिसके द्वारा बच्चे को अपने गुरु के घर पर दोबारा जन्म लेने के लिए बुलाया जाता है। ठीक है। जिसे द्विज जन्म कहा जाता है। यह समारोह 8 से 12 वर्ष की आयु के बीच आयोजित किया जाता है। कब, 8 से 12 वर्ष की आयु। ठीक है। जिसके बाद छात्र को ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। ठीक है। क्या कहा जाता है, फिर उसके बाद में हम बच्चे को ब्रह्मचारिणी कहते हैं। ठीक है। तो ये कुछ सेरेमनीज थी, उपनयन सेरेमनी, विद्यारंभ सेरेमनी, ब्रह्मचारिणी, ये सब टर्म्स है जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। फिर क्या है, इट वॉज फॉलोड बाय उत्सर्जन सेरेमनी। ठीक है। मेधा जनन कल्मिनेटिंग विद समावर्तना कॉन्वोकेशन एड्रेस, यानी कि क्या बोला है, इस लाइन का क्या मतलब है। इसके बाद में होती है आपकी उत्सर्जन समारोह, उत्सर्जन सेरेमनी। उत्सर्जन सेरेमनी और समावर्तना सेरेमनी में डिफरेंस क्या है। ठीक है। उत्सर्जन सेरेमनी होती है, या फिर उपनयन जो सेरेमनी है, उपनयन सेरेमनी हो गई मतलब आपकी एजुकेशन जो है वो शुरू हो गई। ठीक है। आपकी एजुकेशन की जो स्टेज है, अब आपकी उम्र हो चुकी है कि अब आप एजुकेशन जो है वो लेना शुरू कर दो। ठीक है। अब एजुकेशन का भी आपका टाइम पीरियड होता है। आपने 4 है ना आश्रम सुने होंगे ना, ब्रह्मचारिणी आश्रम, ठीक है, वानप्रस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। ठीक है। ब्रह्मचारिणी, वानप्रस्थ, संन्यास और गृहस्थ आश्रम। ठीक है। 4 आपने आश्रम सुने होंगे, जहाँ पे हर एक एज में 25-25 साल में एक इंसान को डिवाइड किया जाता है। ठीक है। तो इस एजुकेशन लेने के भी जो स्टार्टिंग के जो 25 साल है वो आपके एजुकेशन लेने के हैं। ठीक है। वो आपके ब्रह्मचारिणी आश्रम है जहाँ पे आप एजुकेशन लेते हो। तो एजुकेशन जो है वो शुरुआत हो गई उसकी आपकी उत्सर्जन सेरेमनी से। ठीक है। उत्सर्जन जो आपकी सेरेमनी है, जो आपका उत्सर्जन समारोह है, वहाँ से आपके एजुकेशन की शुरुआत हो गई। अब एजुकेशन का टाइम पीरियड खत्म हो गया, 25 साल आपको हो चुके हैं अपनी लाइफ के, तो अब एजुकेशन जो है वो खत्म हो जाएगी। अब आपकी ज़िंदगी का कुछ नया समय शुरू होगा, जिसका पर्पस जो है, जिसका उद्देश्य जो है आपकी ज़िंदगी का, वो कुछ और होगा। ठीक है। तो अब जो पुराने वाली ज़िंदगी है, जो आपके 25 साल है, जहाँ पे आपने पढ़ाई को डिनोट करा है, जो आपने अपनी पढ़ाई के लिए रखे हैं, वो अब आपके फिनिश हो चुके हैं। तो उसको किससे क्लोज करते हैं, उसको समावर्तना सेरेमनी से। ठीक है। तो उत्सर्जन सेरेमनी से तो एजुकेशन जो है वो स्टार्ट होती है। समावर्तना सेरेमनी यानी कि आपकी एजुकेशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, अब आपके उस फेज ऑफ लाइफ को क्लोज कर दिया जाता है समावर्तना सेरेमनी से। ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है। फिर क्या बोला है,
प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ वॉज ऑल्सो टेकन केयर, ऑल्सो द डॉक्ट्रिन ऑफ कर्मा हेल्ड अ हाई पेडेस्टल, यानी कि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ के बारे में आपको वहाँ पे पढ़ाया जाता था। एंशिएंट एजुकेशन में आपको सिर्फ ये नहीं बोलते थे कि सिर्फ 10 चैप्टर है इनको रट लो, ठीक है, एग्जाम के लिए तैयारी शुरू कर दो, अच्छे नंबर लाने के लिए तैयारी शुरू कर दो, आपको क्लास में फर्स्ट आना है, आपको सबसे ज़्यादा नंबर लेकर आने हैं, आपको सरकारी नौकरी लेनी है, जैसे आज के ज़माने में होता है पढ़ाई मतलब सरकारी नौकरी, ठीक है। तो उस टाइम पर ये नहीं होता था कि आपको सरकारी नौकरी लेनी है, अगर आपको पढ़ाई करनी है मतलब आपको सरकारी नौकरी करनी है, ठीक है, इसलिए पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लेकर आओ, फर्स्ट रैंक लेकर आओ, पेपर को पास करो, सिर्फ पेपर को क्लियर करने के लिए पढ़ाई करो, नहीं, ऐसा नहीं हुआ करता था। वहां पे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ के बारे में बताया जाता था, आपको अपनी जिंदगी के प्रैक्टिकल जो चीजें हैं जिससे आपको जिंदगी जीनी है, वाकई में आप किस तरीके से जी सकते हो, तो जो आपका लाइफ का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है उसके बारे में आपको एजुकेशन वहां पे प्रोवाइड की जाती थी, ठीक है। और आपको कर्मा के बारे में सिखाया जाता था, डॉक्ट्रिन ऑफ कर्मा के बारे में सिखाया जाता था कि भाई कर्मा जो है वो एक चक्र की तरह है, आप जिस तरीके से काम करोगे, ठीक है, वो चक्र जो है वो घूमता रहेगा और एक जगह पे आके वहीं पे ही रुक जाएगा, यानी कि आप जैसा करोगे वैसा ही आपको मिलेगा। तो कर्मा के बारे में आपको सिखाया जाता था, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ के बारे में आपको सिखाया जाता था, ठीक है। स्टूडेंट जो है वो आर्ट, लिटरेचर, फिलॉसफी के बारे में आपको है ना बच्चे को सिखाया जाता था, ठीक है। एग्रीकल्चर के बारे में बच्चे को सिखाया जाता था और अदर वोकेशनल एजुकेशन, वोकेशनल यानी कि जो भी आपकी स्किल बेस्ड एजुकेशन होती है, आपके कौशल के बारे में भी आपको सिखाया जाता था, ठीक है। तो ये सब कुछ आपको एंशिएंट एजुकेशन में जो है एक शिष्य को सिखाया जाता था, एक स्टूडेंट को सिखाया जाता था, ठीक है। Now, very important point, the main aim of teaching was self-fulfillment, intellectual and spiritual, rather than just the materialistic aim. आपसे आजकल एग्जाम में ऐसे पूछा जाने लग गया है और इट इज़ योर PYQ, ठीक है, आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अभी दिसंबर के एग्जाम में सेम क्वेश्चन आया था एक शिफ्ट के अंदर कि जो आपका हिंदू एजुकेशन है उसका मेन उद्देश्य क्या है, या फिर आपकी जो बुद्धिस्ट एजुकेशन है उसका मेन उद्देश्य क्या है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इस लाइन को ऐड किया है कि इस एजुकेशन का मेन एम क्या है, एम यानी कि उद्देश्य क्या है, इसका गोल क्या है, सेल्फ फुलफिलमेंट, इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल रादर देन मटीरियलिस्टिक। मटीरियलिस्टिक क्या होता है, भौतिकवादी, ठीक है। यहाँ पे आपका हिंदी में दिया हुआ है, शिक्षण का मुख्य उद्देश्य केवल भौतिकवादी लक्ष्य न होकर आत्मसंतुष्टि, बौद्धिक और आध्यात्मिक था, ठीक है। सिर्फ बच्चे को हमको मटीरियलिस्टिक चीज़ों के बारे में नहीं बताना है, मटीरियलिस्टिक यानी कि भौतिकवादी चीज़ें हैं, ठीक है, जो हमको सिर्फ है ना बाहर से दिख रही है। मटीरियल जो है कि भाई सिर्फ आप पैसों के लिए पढ़ाई करो, सिर्फ सरकारी नौकरी लेने के लिए पढ़ाई करो, अच्छी बड़ा बंगला लेने के लिए पढ़ाई करो, सिर्फ बड़ी गाड़ी में घूमने के लिए पढ़ाई करो, लग्जूरियस लाइफ जीने के लिए पढ़ाई करो, नहीं, ये सारी क्या है, ये सारी आपकी भौतिकवादी चीज़ें हैं। सिर्फ इसके लिए बच्चे को नहीं पढ़ाया जाता था, बल्कि बच्चे को पढ़ाया जाता था किसके लिए, आत्मसंतुष्टि के लिए, सेल्फ फुलफिलमेंट के लिए, ताकि आप खुद से संतुष्ट हो जाओ कि भाई हाँ, मैंने जिंदगी में जो भी है ना पढ़ाई करी है, मैंने जिंदगी में जो भी जीवन जिया है उससे मैं संतुष्ट हूँ, ठीक है। आपकी सेल्फ फुलफिलमेंट के लिए, आपकी आत्मसंतुष्टि के लिए आपको पढ़ाया जाता था। इंटेलेक्ट यानी कि आपकी बौद्धिक, आपकी जो इंटेलेक्चुअल जो एबिलिटी है, आपकी दिमाग की वृद्धि जो है उसको, आपके दिमाग की वृद्धि को बढ़ाने के लिए आपको पढ़ाया जाता था, ठीक है। और आध्यात्मिक ज्ञान के लिए, आपके स्पिरिचुअल नॉलेज के लिए आपको पढ़ाया जाता था, ना कि सिर्फ और सिर्फ मटीरियलिस्टिक चीज़ों के लिए, भौतिकवादी चीज़ों के लिए, ठीक है। तो ये एम है आपकी एंशिएंट एजुकेशन का, जहाँ पे सिर्फ मटीरियलिस्टिक चीज़ों का ज्ञान नहीं दिया जाता था, बल्कि बच्चे को आत्मसंतुष्टि, बौद्धिक और आध्यात्मिक ज्ञान जो है वो प्रदान किया जाता था, ठीक है। Now, their objective was to attain salvation और मोक्ष through education and religion. Ancient education में जो है ना ऑब्जेक्टिव है एजुकेशन का, यानी कि जो एजुकेशन का उद्देश्य है वो क्या था, मोक्ष लेना, सेल्वेशन लेना। उनका उद्देश्य शिक्षा और धर्म के माध्यम से मोक्ष को प्राप्त करना है, ठीक है। एंशिएंट एजुकेशन का जो मेन उद्देश्य था वो क्या था कि बच्चे को स्पिरिचुअल नॉलेज दो, बच्चे को अध्यात्म का ज्ञान दो और साथ ही साथ बच्चे को मोक्ष की प्राप्ति कराओ, ठीक है। ये एम था आपकी एंशिएंट एजुकेशन का। नाउ विमेन एजुकेशन वाज आल्सो नॉट नेग्लेक्टेड। अब जो एंशिएंट एजुकेशन है आपकी, वहाँ पे ऐसा नहीं है कि विमेंस को है ना नकार दिया गया है, विमेंस को नेग्लेक्ट कर दिया गया है, उनको साइड में रख दिया गया है, नहीं, विमेंस को भी पढ़ने का अधिकार था। तो आपसे असर्शन रीजन के अंदर है ना, आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, आपसे पूछ लेगा स्टेटमेंट के अंदर कि क्या बताओ एंशिएंट एजुकेशन में विमेंस को पढ़ने का अधिकार था या सिर्फ है ना जो आपके बॉयज़ है सिर्फ वही पढ़ सकते हैं। तो आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है कि भाई हाँ, विमेंस को भी पढ़ने का अधिकार था एंशिएंट एजुकेशन में, तो आप उस असर्शन रीजन वाली स्टेटमेंट को, उस कथन
को आप सही करके आ जाओगे। अदरवाइज आपको लगेगा कि नहीं भाई विमेंस को तो अभी भी हम बराबर नहीं मानते हैं, अभी भी काफ़ी सारी लड़कियों को है ना पढ़ने का अधिकार नहीं है, तो उस टाइम पे तो क्या ही अधिकार होगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, उस कथन को गलत करके आ जाओगे। लेकिन आपको याद रखना है ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये जो दोनों पॉइंट है जो मैं बोल रही हूँ इंपॉर्टेंट है, उसको आपको इंपॉर्टेंट टिक करके अपने नोट्स के अंदर लिख लेना है। ठीक है, ये एक तो एम वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उद्देश्य वाला, और एक विमेन के एजुकेशन वाला कि भाई विमेन्स को भी एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करी जाती थी एंशिएंट एजुकेशन के अंदर। ठीक है, महिला शिक्षा की भी अपेक्षा नहीं की गई थी। ठीक है, अब विमेन्स जो है वो दो तरीके की हुआ करती थी। जो आपकी विमेन्स है जो एजुकेशन लेती उनको दो भागों में विभाजित कर दिया गया था। एक है सद्योद्वाहास, एक थी ब्रह्मवादिनीस। ठीक है, सद्योद्वाहास क्या थी, विमेन हु स्टडीड टिल देयर मैरिज। ठीक है, यानी कि जो सिर्फ और सिर्फ अपनी शादी तक पढ़ाई करती थी, शादी हो गई फिर पढ़ाई छोड़ देती थी, शादी से पहले पढ़ाई करेगी लेकिन जैसे उनकी शादी हो गई वैसे पढ़ाई लिखाई छोड़ के फिर अपने घर परिवार को संभालती थी। वो होती थी कौन सी विमेन्स, सद्योद्वाहास। आप नाम से याद रख सकते हो, सद्योद यानी कि सद यानी कि शादी, ऐसे आप रिलेट कर सकते हो कि भाई जो सिर्फ और सिर्फ शादी तक पढ़ा करती थी, शादी के बाद में वो अपने घर परिवार को संभालती थी। ठीक है, एक होती थी ब्रह्मवादिनीज। ब्रह्मवादिनीज यानी कि ऐसी विमेन्स जो है ना उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए शादी का पूरा तरह से त्याग कर देती थी। ठीक है, हु रेनंसिएट मैरिज ऑल टुगेदर टू परस्यू हायर स्टडीज, जो पढ़ाई करती थी लेकिन शादी नहीं करती थी। तो ब्रह्मवादिनी जो ब्रह्मचारिण बन जाती थी। ठीक है, जो शादीवादी नहीं करती थी, अपने आजीवन तक सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई ही करती थी। तो दो तरीके की विमेन्स हुआ करती थी। एक होती थी आपकी जो विमेन्स है वो दो तरीके की हुआ करती थी। ठीक है, आपको याद रखना है, सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है सद्योद्वाहास, एक है ब्रह्मवादिनीज। सद्योद्वाहास यानी कि नाम से समझ में आ रहा है शादी। ठीक है, सद्योद्वाहास शादी, आप ऐसे मैच कर सकते हो। ठीक है, तो जो सिर्फ और सिर्फ शादी तक पढ़ा करती थी, शादी के बाद में पढ़ाई छोड़ देती थी, शादी अपने घर परिवार को संभालती थी। एक होती थी ब्रह्मवादिनीज जो ब्रह्मचारिण हो जाती थी। ठीक है, जो शादीवादी नहीं करती थी, उनको सिर्फ अपनी पढ़ाई से मतलब है, वो शादीवादी नहीं करेगी। ठीक है, तो ये दो तरीके की विमेन्स हुआ करती थी। ठीक है, अब हम कुछ है ना स्क्रिप्चर्स के बारे में देख लेते हैं कि भाई एजुकेशन जो है, अब हमने इतनी बात कर ली कि एजुकेशन लेते हैं, एजुकेशन मिलती कहाँ से थी भाई, ऐसा कौन है जो आपको एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, ऐसा कोई ऑनलाइन एजुकेटर बैठा है वहाँ पे, या ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनसे आपको एजुकेशन, आपको नॉलेज, आपको ज्ञान मिल रहा है एंशिएंट एजुकेशन में। तो वो सारी चीज़ें हैं आपकी वेदास, आपकी स्मृतिज, आपके दर्शन शास्त्र, आपके पुराण, आपकी भागवत गीता, आपके इतिहास। ये सारी चीज़ों से जो गुरु है वो पहले खुद एजुकेशन लेते थे और फिर बच्चों को एजुकेशन देते थे। ठीक है, आपके चार वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, स्मृतिज है, दर्शन शास्त्र है। ठीक है, षड दर्शन जिसको हम बोलते हैं, पूर्व मीमांसा, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, उत्तर मीमांसा, ये सारी चीज़ें हमने लॉजिकल रीजनिंग में भी पढ़ी है। ठीक है, पुराण होते हैं, भागवत गीता होती है, इतिहास जिसको हम रामायण और महाभारत के नाम से जानते हैं। ठीक है, 6 वेदांग होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, व्याकरण, ज्योतिष, छंद, शिक्षा, निरुक्त और कल्प। ठीक है, ये 6 आपके होते हैं वेदांग। ठीक है, 4 आपके उपवेद होते हैं, अर्थवेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद और आयुर्वेद। आपके 4 तो होते हैं वेद। ठीक है, अब ये वेद जो है वो किस किस से जुड़े हुए हैं, तो इनके भी उपवेद हैं। ठीक है, जो है आपके अर्थवेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद और आयुर्वेद। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। 4 वेद कौन से हैं, 6 वेदांग कौन से हैं। वेदांग पे ऑलरेडी आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है वो आ चुका है। ठीक है, आपके 4 उपवेद कौन कौन से हैं, षड दर्शन कौन कौन से हैं, ये दर्शन शास्त्र जो है इसको हम षड दर्शन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये दर्शन शास्त्र कौन कौन से हैं, ये सारे नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब हम एक एक करके चारों वेदों को और इन सबको पढ़ते हैं। ठीक है, द वेदास वर कंपोज्ड मेनली ड्यूरिंग 2 पीरियड। वेदास का जो पीरियड है ना उसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक को हम बोल सकते हैं अर्ली वैदिक पीरियड जो कि 1500 से 1000 BCE तक होता है। एक को हम बोल सकते हैं लेटर वैदिक पीरियड। ठीक है, इसको ज़्यादा याद नहीं रखना है, सिर्फ मैं आपकी नॉलेज के लिए आपको बता रही हूँ। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं ऋग्वेद से। सबसे पहला वेद है, सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। ठीक है, ये आपकी 10 बुक्स में डिवाइडेड है, जिसको हम 10 किताबों को मंडल के नाम से जानते हैं, और इसमें 1028 आपकी हायम्स है। ठीक है, यानी कि 10 पुस्तकों में व्यवस्थित किया गया है, और इसमें जिसको हम क्या कहते हैं, मंडल कहते हैं। ठीक है, और 1028 इसमें भजन शामिल है, हायम्स यानी कि भजन शामिल है। ठीक है, फिर आता है आपका यजुर्वेद। यजुर्वेद क्या है, जो भी आपके यज्ञ वगैरह होते हैं। ठीक है, यज्ञ हवन की जो भी आपकी सेरेमनीज वगैरह होती है वो आपकी यजुर्वेद के अकॉर्डिंग ही होती है। ठीक है ना, इसमें जो भी आपके सैक्रिफिशियल फार्मूलाज है, जो भी आपकी प्रेयर्स है, जो भी आपके यजनास यानी कि जो भी आपके यज्ञ वगैरह होते हैं उसके जो भी आपके रिचुअल्स हैं वो सारे आपके यजुर्वेद में होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हुआ है।
दूसरा है आपका सामवेद। सामवेद का मतलब क्या है, जो भी आपके ऋग्वेद में जो भी आपके हायम्स, अभी हमने पढ़ा ना उसमें हायम्स होते हैं, 1028 भजन होते हैं, तो जो भी आपके भजन लिखे हुए हैं ऋग्वेद के अंदर, ठीक है, जो भी आपके मंत्र वगैरह लिखे हुए हैं उनका म्यूजिकल फॉर्म में, ठीक है, एक रिदमिक फॉर्म के अंदर रिदमिक कॉम्पिलेशन दिया हुआ है सामवेद में। यानी कि ऋग्वेद में तो आपके मंत्र और आपके जो भी हायम्स भजन वगैरह हैं वो लिखे हुए हैं, ठीक है, उनको म्यूजिकल फॉर्म दिया है सामवेद के अंदर, यानी कि उसको म्यूजिक के अंदर, एक म्यूजिकल फॉर्म के अंदर, एक है ना आपकी रय के, एक है ना राग के अंदर, एक रिदमिक फॉर्म के अंदर लिखा गया है सामवेद में, ठीक है। तो ऋग्वेद में सिर्फ और सिर्फ मंत्र वगैरह लिखे हुए हैं, भजन लिखे हुए हैं, उनका जो है ना म्यूजिकल फॉर्म है वो दे रखी है सामवेद में। यजुर्वेद में क्या है, यज्ञ वगैरह जो भी आपकी होती है, यज्ञ की जो आपकी सेरेमनीज होती है, सैक्रिफिशियल फॉर्मूलाज जो भी आपकी है ना, यज्ञ हवन वगैरह के जो भी आपकी है ना रिचुअल्स होते हैं, वो सारे आपके यजुर्वेद में दिए हुए हैं। लास्ट आता है आपका अथर्ववेद। आपको ये पता होना चाहिए कि भाई कौन से वेद में क्या दिया हुआ है, ठीक है। अथर्ववेद क्या है, बहुत लंबे समय तक अथर्ववेद को पहले है ना वेद नहीं माना गया था, ठीक है, लेकिन बाद में इसको वेद घोषित कर दिया गया था। इसके अंदर जो भी आपकी मैजिकल स्पेल्स होती है, ठीक है, जो भी आपकी मैजिकल स्पेल्स होती है वो आपकी दी हुई है, जो भी आपकी जादुई मंत्र शामिल जो है वो सारे आपके शामिल है किसके अंदर, अथर्ववेद के अंदर। तो ये 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे सब कुछ हिंदी में दिया हुआ है, मैंने बता ही दिया है। ऋग्वेद में आपके मंत्र वगैरह दिए हुए हैं, उनका म्यूजिकल फॉर्म दे रखी है, यानी कि म्यूजिक के फॉर्म में उनको दे रखी है आपकी है ना सामवेद में। यजुर्वेद में क्या है, आपके यज्ञ वगैरह दिए हुए हैं, और अथर्ववेद में आपकी जादुई मंत्र शामिल है, ठीक है, आपकी जो भी मैजिकल स्पेल्स जो है वो शामिल है अथर्ववेद के अंदर, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं 4 गोल्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन लाइफ के 4 मेजर क्या गोल्स थे, 4 क्या मेजर लक्ष्य थे, ठीक है। 4 मेजर लक्ष्य थे इनके, लिबरेशन, धर्म, प्लेजर एंड सिक्योरिटी, ठीक है। यानी कि सबसे पहला आपका लक्ष्य क्या था, मोक्ष, धर्म, काम और अर्थ, ठीक है। अभी क्या हो चुका है, अभी ये उल्टा हो चुका है। अगर हम एंशंट एजुकेशन की बात करें तो हम शुरुआत मोक्ष से करेंगे। सबसे मेजर जो एम था इनका वो क्या था, मोक्ष था। और फिर सबसे जो लोअर एम था वो क्या था, इनका अर्थ था। सबसे हायर एम तो था इनका मोक्ष, कि हमको मोक्ष की प्राप्ति के लिए काम करना है, ठीक है। सबसे लोअर एम था इनका अर्थ यानी कि भाई हमको पैसा वगैरह इकट्ठा करना है, ठीक है। लेकिन अब यही हम आज के जीवन को देखते हैं। आज के जीवन में सबसे पहले आएगा हमारा अर्थ, हमारा पैसा। भाई हमको तो पैसा लेना है, हमको बड़ी गाड़ी चाहिए, हमको घर चाहिए, हमको प्रॉपर्टी चाहिए, हमको सरकारी नौकरी चाहिए, ठीक है। इन सब के लिए हमको पढ़ाई करनी है। मोक्ष योग भाड़ में जाए, हमको मोक्ष वोक्ष से मतलब नहीं है, ठीक है। आज के टाइम पे सबसे पहले हमको अर्थ चाहिए, फिर हमको काम, प्लेजर चाहिए, हमारा सुख चाहिए हमको तो, ठीक है। फिर हमको धर्म वर्म, अगर हमको है ना पैसा मिल गया, सिक्योरिटी मिल गई, प्लेजर मिल गया, उसके बाद में हम जाके थोड़ा बहुत धर्म कर्म का भी काम कर लेंगे, ठीक है। और फिर अगर कभी का टाइम बचा हमारे पास में तो फिर बाद में मोक्ष को देख लेंगे, वरना मोक्ष वोक्ष के बारे में कोई सोचता ही नहीं आजकल, ठीक है। तो सबसे पहले आज का क्या एम है, आज का हायर एजुकेशन मतलब आजकल के ज़माने में सबसे हायर एम क्या है, अर्थ है, पैसा है। और सबसे लोअर एम मोक्ष को मानते हैं। लेकिन पहले के टाइम पे सबसे हायर जो एम हुआ करता था वो उनका मोक्ष हुआ करता था, कि उनको मोक्ष की प्राप्ति करनी है। फिर उनको क्या करना है, उसके बाद में उनको धर्म कर्म के काम के अंदर इन्वॉल्व होना है। उसके बाद में फिर वो अपने प्लेजर, अपने सुख के बारे में सोचते थे, और फिर लास्ट में जाके वो अर्थ तक यानी कि पैसे कमाने के बारे में सोचते थे, ठीक है। लेकिन आज ये साइकिल पूरी उल्टी फुल्टी हो चुकी है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए, सबसे पहले मोक्ष, फिर धर्म, फिर काम सुख, और फिर आपका अर्थ यानी कि सुरक्षा, आपका पैसा, सिक्योरिटी, ये सब कुछ, ठीक है। लेकिन आज के समय में क्या है, आज के समय में सबसे पहले पैसा चाहिए हमको, ठीक है। फिर हमको काम यानी कि हमारा प्लेजर जो है, सुख जो है, आराम की ज़िंदगी, लग्जूरियस लाइफ, ये चाहिए हमको। फिर बाद में धर्म कर्म का काम, भाई बाद में पहले खुद की तो झोली भर ले, तभी तो बाद में जाके हम दूसरे को है ना उसका कुछ है ना हम हेल्प कर पाएंगे, ठीक है। तो फिर बाद में जाके हम दूसरे के धर्म कर्म के काम करेंगे, और फिर कभी अगर हमको टाइम मिला फुर्सत से तो हम जाके मोक्ष की प्राप्ति के लिए थोड़ा बहुत काम करेंगे, वरना मोक्ष वोक्ष की ऐसी कोई खास हमको इच्छा नहीं है मोक्ष वोक्ष के लिए, ठीक है। तो ये सारा हमारा सिस्टम हो चुका है आजकल पूरा उल्टा फुल्टा, ठीक है। अब हम चलते हैं मेथड्स ऑफ इंस्ट्रक्शन की तरफ, कि भाई निर्देश के कौन कौन से तरीके हुआ करते थे। जो टीचर एजुकेशन प्रोवाइड करता था स्टूडेंट को, वो किन मेथड्स के थ्रू आपको एजुकेशन प्रोवाइड करी जाती थी। तो 3 बहुत इंपॉर्टेंट तरीके हैं, श्रवण, मनन और निध्याध्यासन, ठीक है। श्रवण क्या है, श्रवण नाम से समझ में आ रहा है सुनना,
टीचर बोलता था, मैंने बताया ना स्टार्टिंग में, ओरल एजुकेशन, बच्चे को टीचर जो है वो ब्लैक बोर्ड पे लिख के नहीं पढ़ाएगा, ओरली पढ़ाएगा। बच्चे को सिर्फ ओरली सुनना है, टीचर के शब्दों को, गुरु के है ना मुख से जो भी शब्द निकल रहे हैं उसको सिर्फ बच्चे को सुनना पड़ेगा, ठीक है। तो श्रवण करेगा, सबसे पहले वो लिसन करेगा, ठीक है। फिर मनन, मनन यानी कि थिंक करना, थिंक फॉर हिमसेल्फ। अब जो भी टीचर ने बोला है, जो भी गुरु ने बोला है, अब क्या करेगा बच्चा, उसको सुनेगा, सुन तो रहा है, ये सुनने के साथ साथ अपने दिमाग में उसका क्या करेगा, जो चिंतन मैंने बताया था, थिंकिंग करना, ठीक है, वही है सेम मनन करना। उसको सोचेगा बार बार कि भाई अच्छा गुरु ने इस चीज के बारे में बोला है, अच्छा ऐसा होता है असली जिंदगी में, ऐसा होता है तो ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का कारण क्या है, ये सब कुछ वो अपने मन में सोचेगा, उसके ऊपर सोच विचार विमर्श करेगा, ठीक है। और फिर क्या करेगा, उसका निध्याध्यासन, निध्याध्यासन यानी कि अप्लाई करना, फिर उसको अपनी जिंदगी में अप्लाई करेगा। आजकल के ज़माने में ये भी उल्टा फुल्टा हो चुका है, टीचर बोलती रहती है, बच्चे की मर्जी होगी तो सुनेगा, नहीं मर्जी होगी तो ठीक है, हमारे पास में हमारी रिकॉर्डेड वीडियोस है मैडम, आप आज बोल लो, हम तो जब फ्री होंगे, जब हमारा मूड होगा तब हम पढ़ेंगे, तब हम सुनेंगे, ठीक है। ठीक है भाई, बात टीचर ने पढ़ा दिया, क्लास खत्म कर दिया, बच्चे लैपटॉप बंद करके, फ़ोन बंद करके अपना चले जाते हैं वेब सीरीज़ देखने। हमारा मन होगा तब पढ़ेंगे, हम अभी हमारा मन है वेब सीरीज़ देखने का, अभी हम वेब सीरीज़ देखेंगे। तो आजकल जो सारा सिस्टम है वो सब उल्टा फुल्टा हो चुका है। लेकिन पहले क्या था, श्रवण, मनन और निध्याध्यासन, ठीक है। पहले बच्चा क्या करेगा, श्रवण करेगा, चीज़ों को सुनेगा जो भी टीचर बोल रहा है, फिर उसका मनन करेगा, उसको थिंक करेगा, अपने दिमाग में सोचेगा, उसके बारे में विचार विमर्श करेगा, और फिर होगा उसका निध्याध्यासन, यानी कि उसको अप्लाई करेगा अपनी निजी वास्तव जीवन के अंदर, ठीक है। श्रवण यानी कि गुरु के मुख से निकले हुए शब्दों को सुनने की प्रक्रिया, मनन यह विद्यार्थियों को स्वयं सोचने पर मजबूर करने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। और फिर निध्याध्यासन यानी कि दुनिया पर लागू करना है, फिर उसको अप्लाई करना है, ठीक है। अब ये तो 3 तरीके हो गए आपके एजुकेशन के, इंस्ट्रक्शन के, है ना। 2 और तरीके होते हैं, एक होता है श्रुति, एक होता है स्मृति, ठीक है। श्रुति जहाँ पे हम नाम से समझ में आ रहा है, श्रुति यानी कि सुन के, जहाँ पे हम चीज़ों को सुनते हैं, स्मृति यानी कि मेमोराइज करना, जहाँ पे हम चीज़ों को याद रखते हैं, ठीक है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स है, आपको पता होनी चाहिए। श्रुति और स्मृतिज क्या होते हैं। श्रुतिज यानी कि सुन के चीज़ों को गेन करना, स्मृतिज उनको याद रखना, उनको मेमोराइज रखना, ठीक है, अपनी बुद्धि में उनको बिठाए रखना, ठीक है। तो ये 3 निर्देश के तरीके हैं, श्रवण, मनन, निध्याध्यासन। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब अगला हमारा सिस्टम है मूल्यांकन तंत्र, इवैल्यूएशन सिस्टम। इवैल्यूएशन भी होना ज़रूरी है। टीचिंग एप्टीट्यूड आई हैव टॉट यू कि भाई इवैल्यूएशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टीचर ने पढ़ा दिया, फिर उसका काम जो है वो ख़त्म नहीं हो जाता है कि भाई ठीक है मैंने पढ़ा दिया, तुम पढ़ो तो ठीक है, नहीं पढ़ो तो ठीक है, तुम्हारी मर्जी। नहीं, टीचर की ड्यूटी पूरा उसको पढ़ाओ, पढ़ा लिखाने के बाद में उसका पूरा मूल्यांकन करके उसको फीडबैक देकर जाओ कि भाई अच्छा मैंने आपको इतना पढ़ाया है, आपको इतना समझ में आया है, आपके इतने नंबर आए हैं, यानी कि आपको इतना इतना समझ में आया है, इतना इतना समझ में नहीं आया है, तब जाके टीचर की ड्यूटी खत्म होती है। ऐसे आधे बीच में छोड़ने से टीचर की ड्यूटी जो है वो खत्म नहीं होती है, ठीक है। तो इवैल्यूएशन करना, मूल्यांकन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे भी हम इवैल्यूएशन तो करेंगे। इवैल्यूएशन होते थे 3 तरीके से, इसको बोला जाता था महाप्रजनन ग्रेड, मध्यम प्रजनन ग्रेड और अल्प प्रजनन ग्रेड, ठीक है। महाप्रजनन ग्रेड होती थी हाईएस्ट एबिलिटी वाले बच्चों के लिए, उच्च क्षमता वाले बच्चों के लिए, जो भाई क्लास में हर एक इंसान, हर एक बच्चा अलग अलग है ना। बहुबुद्धि के बच्चे होते हैं, कुछ हो सकता है बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, कुछ हो सकता है कि भाई जिनको थोड़ा समझने में देरी लग जाती है, टाइम लग जाता है, या फिर कुछ जो है वो मीडियम लेवल के बच्चे हैं। अलग अलग तरीके के बच्चों के लिए अलग अलग लेवल ऑफ इवैल्यूएशन दिया हुआ है, मूल्यांकन के अलग अलग स्तर दिए हुए हैं अलग अलग तरीके के बच्चों के लिए, ठीक है। तो सबसे पहला है महाप्रजनन। महाप्रजनन जो आपकी हाईएस्ट एबिलिटी वाले बच्चे हैं ना, जिसमें जो है ना क्षमता है वो उच्च लेवल की है, ठीक है। जो उच्चतम क्षमता वाले बच्चे हैं उनके लिए होता था महाप्रजनन ग्रेड के थ्रू इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन, ठीक है। एक होते थे मध्यम प्रजनन, मध्यम यानी कि मीडियोकर एबिलिटी, जो मीडियम लेवल के बच्चे होते थे, ना ही ज़्यादा वीक होते थे ना ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होते थे, ठीक है, वो मीडियम लेवल के होते थे। तो औसत क्षमता वाले जो छात्र होते हैं उनके लिए होती थी आपकी है ना मध्यम प्रजनन ग्रेड का इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन तंत्र, ठीक है। और अल्प प्रजनन, नाम से समझ में आ रहा है, अल्प यानी कि छोटा यानी कि कम। तो जो लो एबिलिटी वाले छात्र होते थे, कम क्षमता वाले जो छात्र होते थे, उनके लिए होता था आपका अल्प प्रजनन ग्रेड, ठीक है। तो ये 3 तरीके के आपके है ना मूल्यांकन का तंत्र था, महाप्रजनन, मध्यम प्रजनन और अल्प प्रजनन। महाप्रजनन सबसे है ना उच्च आपकी क्षमता वाले जो बच्चे होते थे, हाईएस्ट एबिलिटी वाले, उनके लिए, मध्यम प्रजनन औसत क्षमता के बच्चों के लिए, और अल्प प्रजनन कम क्षमता वाले बच्चों के लिए, ठीक है। तो ये 3 तरीके के इवैल्यूएशन सिस्टम के थ्रू बच्चे को इवैल्यूएट किया जाता था, उसका मूल्यांकन किया जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आपकी एंशिएंट एजुकेशन है उससे जुड़ी हुई जो भी बातें थी वो मैंने आपको बता दी है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम शुरू करेंगे हमारा एंशिएंट यूनिवर्सिटी से चैप्टर को, ठीक है।
ठीक है, फर्स्ट टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं। सेकंड टॉपिक है हमारा एंशिएंट यूनिवर्सिटीज़। आपसे यूनिवर्सिटीज़ से रिलेटेड भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। कुछ मेजर जो इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज़ है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहली है आपकी वेरी इंपॉर्टेंट तक्षशिला यूनिवर्सिटी। तक्षशिला यूनिवर्सिटी से काफ़ी क्वेश्चंस ऑलरेडी देखे गए हैं, तो आगे भी संभावना है कि इस यूनिवर्सिटी से काफ़ी क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, चाहे वो आपका जून वाला एग्जाम हो या फिर वो आपका आने वाला जो है ना दिसंबर का एग्जाम है वो हो, लेकिन ये जो यूनिवर्सिटी है तक्षशिला यूनिवर्सिटी, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी हो जाती है हमारे लिए पढ़ने के लिए। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं तक्षशिला यूनिवर्सिटी से। तक्षशिला यूनिवर्सिटी जो है वो लोकेटेड है इन द सिटी ऑफ तक्षशिला, जो कि मॉडर्न इंडिया में मॉडर्न टाइम में जिसको हम पाकिस्तान कहते हैं। ठीक है, तो ये प्रेजेंट टाइम में कहाँ प्रेजेंट है? पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, कैपिटल ऑफ किंगडम ऑफ गांधार। गांधार रीजन जो था आपका, गांधार किंगडम जो था उसकी कैपिटल भी थी ये। ठीक है, ये स्पेशली अपनी मेडिसिन और मिलिट्री के लिए जानी जाती थी। तक्षशिला यूनिवर्सिटी जो है वो फेमस है मेडिसिन के लिए और मिलिट्री साइंस के लिए। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तक्षशिला यूनिवर्सिटी जो है वो किसके लिए फेमस है, या स्पेशली इसको किसके लिए जानते हैं? तो इसको जानते हैं मेडिसिन के लिए और मिलिट्री साइंस के लिए। ठीक है, इसमें एडमिशन लेने की जो मिनिमम एज है वो 16+ एज है। अगर आप चाहते हो कि आपको तक्षशिला यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करनी है तो यहाँ पे जो मिनिमम एज हुआ करती थी वो 16+ एज हुआ करती थी। ठीक है, और नो एग्जाम सिस्टम, यहाँ पे कोई भी एग्जाम का सिस्टम नहीं हुआ करता था। अभी तो क्या होता है, हमको अगर किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है तो हमको इंटरव्यूज़ देने पड़ते हैं, हमको एंट्रेंस के एग्जाम्स देने पड़ते हैं। ठीक है, लेकिन उस टाइम पर ऐसा कुछ नहीं था, वहाँ पर कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता था। ठीक है, यहाँ पे टोटल 68 सब्जेक्ट्स के अंदर पढ़ाई जो है वो आपकी करवाई जाती थी, यानी कि टोटल 68 सब्जेक्ट्स जो है वो आपकी तक्षशिला यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाए जाते थे। ठीक है, फिर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना है कि पनिनी, चरक, कौटिल्य, विष्णु शर्मा, कुमारलता, कोसाला किंग पैसेंडी। ठीक है, कोसाला किंग पैसेंडी ये जो है ये आपके रिलेटेड है तक्षशिला यूनिवर्सिटी से। तो इस बार भी दिसंबर के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था कि नागार्जुन जो है वो कौन सी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है? तक्षशिला से है, नालंदा से है, विक्रमशिला से है, या फिर है ना नदिया यूनिवर्सिटी से जो है आपकी नवदीप यूनिवर्सिटी उससे रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? नागार्जुन। ठीक है, तो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि पनिनी, चरक, कौटिल्य, विष्णु शर्मा, कुमारलता, कोसाला के जो किंग है पैसेंडी, ठीक है, वो सब आपके तक्षशिला यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं। ठीक है, और यूनेस्को ने 1980 के अंदर 1980 के अंदर इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया था। ठीक है, यूनेस्को जो है उसने 1980 के अंदर तक्षशिला यूनिवर्सिटी को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो घोषित कर दिया था। ठीक है, तो आपके यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हुआ है तक्षशिला विश्वविद्यालय। सबसे पहले तक्षशिला जो विश्वविद्यालय है वो आपके मॉडर्न पाकिस्तान में सिचुएटेड है। ठीक है, ये है ना किसके लिए स्पेशली फेमस है ना चिकित्सा के लिए और सेना यानी कि मिलिट्री के लिए और मेडिसिन के लिए। इसकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए 16+। अगर आपको यहाँ पे एडमिशन लेना है तो यहाँ पे कोई भी परीक्षा प्रणाली नहीं हुआ करती थी। 68 विषय में यहाँ पे आपको पढ़ाई करवाई जाती थी। और फिर पन्नी, चरक, कौटिल्य, विष्णु शर्मा, कुमारलता, कोसाला के किंग जो है पैसेंडी। ठीक है, ये पैसेंडी है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है। पैसेंडी जो है वो सब आपके है ना किससे जुड़े हुए हैं? आपकी तक्षशिला विश्वविद्यालय से संबंधित है। ठीक है, और यूनेस्को ने 1980 में इसको विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया था तक्षशिला यूनिवर्सिटी को। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मैं सिर्फ पॉइंट्स में ही लेकर आई हूँ ताकि आपको ज़्यादा डिटेल में चीज़ें पढ़नी ना पड़े। जो इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं या फिर पूछने की संभावना है, वही पॉइंट्स जो है वो आपको पढ़ने में ईजी रहेंगे, इसलिए मैं सिर्फ पॉइंट्स के अंदर नोट्स लेकर आई हूँ। ठीक है, नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है नालंदा यूनिवर्सिटी जो कि बिहार में सिचुएटेड है। कुमारगुप्त फर्स्ट जो है, ठीक है, कुमारगुप्त गुप्ता डायनेस्टी के जो किंग है कुमारगुप्त, उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी को फाउंड किया था। ठीक है, इट ओनली टॉट बुद्धिज्म। बुद्धिज्म जो है वो यहाँ पे पढ़ाया जाता है, और बुद्धिज्म में भी जो महायान ब्रांच है, बुद्धिज्म जो है वो 2 भागों में बटा हुआ है, महायान और हीनयान। ठीक है, तो जो महायान ब्रांच है बुद्धिज्म की वो पढ़ाई जाती है आपकी नालंदा यूनिवर्सिटी के अंदर। ठीक है, हर्षवर्धन जो आपका हर्षवर्धन जो किंग थे, हर्षवर्धन किंग के टाइम पे नालंदा यूनिवर्सिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गई थी। ठीक है, क्यों हुई थी? क्योंकि हर्षवर्धन के टाइम पे जो आपके चाइनीज़ ट्रेवलर हुएन सांग जो है, हुएन सांग जो थे आपके चाइनीज़ ट्रेवलर थे, ये इंडिया में आए थे। ठीक है, चाइना से इंडिया में आए थे घूमने के लिए और है ना चीज़ों को पढ़ने के लिए, इंडिया की संस्कृति के बारे में जानने के लिए। ठीक है, और स्पेशली बुद्धिज्म को स्टडी करने के लिए आए थे। ठीक है, तो ये हर्षवर्धन के किंगडम में आए थे, लेकिन जब ये आए थे तब हर्षवर्धन किसी काम से बाहर गए हुए थे। ठीक है,
तो थोड़े टाइम तक जो ह्वेनसांग है वो यहाँ पे रुके थे, लेकिन हर्षवर्धन तो बाहर गए हुए थे। तो जब हर्षवर्धन वापस अपने किंगडम लौटे, वापस अपने साम्राज्य लौटे, उससे पहले है ना जो ह्वेनसांग जो थे वो वापस से जा चुके थे अपने चाइना, ठीक है। तो फिर बाद में हर्षवर्धन को किसी ने बताया कि भाई चाइनीज ट्रैवलर जो है ह्वेनसांग वो यहाँ पे आए थे आपसे मिलने के लिए, बातचीत करने के लिए, पर आप यहाँ पे प्रेजेंट नहीं थे, तो वो थोड़े टाइम तक यहाँ पे रहे और फिर वो वापस चले गए। तो फिर हर्षवर्धन ने कहा कि ऐसे कैसे चले गए भाई, हमको तो मेहमान नवाजी करने का मौका ही नहीं मिला। तो उन्होंने कहा कि उनको वापस बुलाओ, ठीक है, ह्वेनसांग को वापस बुलाओ। तो फिर ह्वेनसांग को वापस बुलाया गया। फिर हर्षवर्धन ने है ना ह्वेनसांग की क्या करी, खातिरदारी और फिर है ना मेहमान नवाजी करी, ठीक है। तो फिर ह्वेनसांग ने काफी कुछ लिखा भी है हर्षवर्धन के बारे में। तो ये है ना कुछ छोटी सी स्टोरी है, छोटा सा आपका रिलेटेड है हर्षवर्धन से टॉपिक, कि हर्षवर्धन के टाइम पे जो नालंदा यूनिवर्सिटी है वो काफी ज्यादा फेमस हो गई थी और चाइनीज ट्रैवलर जो है ह्वेनसांग वो हर्षवर्धन के टाइम पे आए थे, ठीक है। और फिर ह्वेनसांग ने हर्षवर्धन के बारे में काफी सारी चीजें लिखी है, बुद्धिज्म के बारे में काफी कुछ लिखा है अपनी किताबों के अंदर, ठीक है। जो आपकी नालंदा यूनिवर्सिटी है इसमें 8 बड़े बड़े हॉल्स हैं, ठीक है। 300 से ज़्यादा बड़े बड़े चैम्बर्स हुआ करते थे, 10,000 से ज़्यादा यहाँ पे प्रोफेसर्स थे, और 10,000 से ज़्यादा यहाँ पे स्टूडेंट्स थे और 200 से ज़्यादा यहाँ पे प्रोफेसर्स थे, ठीक है। यहाँ पे एक काफ़ी बड़ी ह्यूज लाइब्रेरी भी थी नालंदा यूनिवर्सिटी में, जो काफ़ी ज़्यादा फेमस थी, ठीक है। नालंदा यूनिवर्सिटी अपनी लाइब्रेरी के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस थी, काफ़ी ज़्यादा जानी जाती थी, और उस लाइब्रेरी का नाम था धर्मगुंज, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन बन सकता है, आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। धर्मगुंज उस लाइब्रेरी का नाम था। अब वो जो लाइब्रेरी थी वहाँ पे 3 बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी, ठीक है। 3 बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को अलग अलग नाम से जाना जाता था, रत्न सागर, रत्न रंजक और रत्नोदधि, ठीक है। पहले तो बड़ी लाइब्रेरी आ गई जिसका नाम है धर्मगुंज। अब उस बड़ी लाइब्रेरी में भी 3 अलग अलग बिल्डिंग्स थी, उनका नाम था रत्न सागर, रत्न रंजक और रत्नोदधि, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको पता होना चाहिए धर्मगुंज क्या है, रत्न सागर, रत्न रंजक, रत्नोदधि क्या है, ठीक है। इंचार्ज ऑफ एडमिशन जो है उनको द्वार पंडी कहा जाता था। जो एडमिशन करवाते थे ना, तो एडमिशन का जो इंचार्ज था उसको द्वार पंडी के नाम से जाना जाता था, और जो यूनिवर्सिटी के चांसलर हुआ करते थे उसको शिबद्र के नाम से जानते थे, ठीक है। अभी भी हमारे पास में यूनिवर्सिटी के चांसलर होते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के चांसलर होते हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी के चांसलर होते हैं। आई होप आपको पता होगा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के चांसलर कौन होते हैं, स्टेट के चांसलर कौन होते हैं, ठीक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के चांसलर होते हैं आपके प्रेसिडेंट, और स्टेट यूनिवर्सिटी के चांसलर होते हैं आपके गवर्नर्स, ठीक है। आई होप आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो जो चांसलर हुआ करते थे यूनिवर्सिटी के उनको कहा जाता था शिबद्र, और जो इंचार्ज होते थे एडमिशन के उनको कहा जाता था द्वार पंडी, ठीक है। फिर यहाँ पे कोई भी फीस का सिस्टम नहीं था, ठीक है, कोई भी फीस वगैरह यहाँ पे नहीं दी जाती थी। बख्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया था, और यूनेस्को ने 2016 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया था, ठीक है। अब बख्तियार खिलजी से रिलेटेड एक स्टोरी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। आई डोंट नो आप लोगों को पता है या फिर नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि बख्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया था, ठीक है। अब डिस्ट्रॉय क्यों कर दिया था उसके पीछे की एक स्टोरी बताई जाती है। आई डोंट नो कि वेदर इट इज ट्रू और नॉट, लेकिन ऐसे बोला जाता है, तो मैं आपको लोगों के साथ में वो स्टोरी शेयर करती हूँ, ठीक है। स्टोरी है कुछ ऐसी कि जो बख्तियार खिलजी थे इनको कुछ बहुत है ना बड़ी बीमारी हो गई थी उस टाइम पे, ठीक है। और इनको ऐसी बीमारी हो गई थी जिसका कोई क्योर भी नहीं था, यानी कि वो बीमारी जो हुई थी इनको उसके कोई इलाज भी नहीं था, कोई मेडिसिन, कोई दवाइयाँ कुछ थी ही नहीं जिससे हम उस बीमारी को ठीक कर सके, ठीक है। अब अभी के टाइम पे है ना हमारे पास में तो इतनी सारी सर्जरीज है, ऑपरेशन वगैरह होते हैं, इतनी सारी नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है मेडिकल साइंस में। उस टाइम पे कहाँ ये सब कुछ था। उस टाइम पे अगर कुछ छोटी मोटी बीमारी है तो उसको क्योर कर दिया जाता था, लेकिन कुछ अगर बहुत बड़ी भयंकर बीमारी हो जाती थी तो उसका कुछ भी इलाज नहीं हुआ करता था। तो वैसे ही बख्तियार खिलजी को कोई बीमारी हो गई थी, ठीक है। अब इनको बीमारी हो गई तो इन्होंने पता लगाया, तो पता चला कि भाई इनकी तो बीमारी का कोई इलाज ही नहीं है, ठीक है। फिर ये कहीं पे गए, पूछताछ करी, किसी आचार्य से पूछा, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि नालंदा यूनिवर्सिटी में जाओ, वहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोफेसर्स हैं, और है ना आप अगर उनसे बात करोगे, उन प्रोफेसर से बात करोगे तो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सोल्यूशन मिलेगा अपने इस बीमारी का, ठीक है। वो आपको सोल्यूशन देंगे आपकी बीमारी का, आप उनके पास में जाओ, उनसे बात करो। तो फिर ये नालंदा यूनिवर्सिटी आए। नालंदा यूनिवर्सिटी में इन्होंने देखा काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोफेसर्स हैं, काफ़ी जाने मानी हस्तियाँ हैं वहाँ पे, तो काफ़ी है ना दिमाग वाले इंटेलिजेंट पीपल है वहाँ पे। तो इन्होंने आए है ना, नालंदा आए यूनिवर्सिटी में, और यहाँ पे आके इन्होंने प्रोफेसर से बातें करी, ठीक है।
तो फिर क्या हुआ, नालंदा यूनिवर्सिटी में किसी एक प्रोफेसर ने इनसे कहा कि आप एक काम करो, है ना, आप है ना ये दवाई ले लेना, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि नहीं नहीं भाई, मैं तो दवाई तो मैं नहीं लूँगा, क्योंकि ये अपने रिलीजन को लेकर काफ़ी ज़्यादा, बोलते हैं ना कि काफ़ी ज़्यादा कट्टर थे अपने रिलीजन को लेकर, ठीक है। तो जो भी प्रोफेसर्स थे, जो नालंदा यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर्स थे, उनसे इन्होंने दवाई लेने के लिए मना कर दिया कि नहीं, मैं दवाई वगैरह, मेडिसिन वगैरह आपके हाथों की मैं नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि मैं अपने रिलीजन को लेकर काफ़ी ज़्यादा कट्टर हूँ, ठीक है। तो फिर है ना जो प्रोफेसर थे, तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, अब दवाई मत लेना, लेकिन आप कुरान तो पढ़ सकते हो, ठीक है, उसको पढ़ने में तो कोई बुराई नहीं है। इन्होंने कहा कि बख्तियार खिलजी ने कहा कि हाँ ठीक है, कुरान तो मैं पढ़ सकता हूँ, उसको पढ़ने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई कैन रीड कुरान, ठीक है। तो फिर वो जो है ना प्रोफेसर जो थे नालंदा यूनिवर्सिटी के, जो भी है ना, जो भी चाणक्य थे या फिर जो भी प्रोफेसर थे, उन्होंने इनको कहा कि ठीक है, ये बुक लो, आप ये कुरान लो, और आपको क्या करना है, इस बुक को कंप्लीट करना है। लेकिन आपको ऐसे नहीं कि भाई आपको एक ही दिन में पूरी किताब आपने पढ़ ली, या फिर एक ही दिन में आपने 10 पेजेस पढ़ लिए, नहीं, आपको 1 पेज एट अ टाइम पढ़ना है, 1 पेज 1 डे में आपको फिनिश करना है। एक दिन में आपको सिर्फ एक ही पेज पढ़ना है। ये कोशिश मत करना कि एक दिन में पूरी कुरान को खत्म कर दो, या फिर एक दिन में आपने बहुत सारे पेजेस पढ़ लिए, एक दिन में कुछ भी नहीं पढ़ा, नहीं, आपको एक पेज एक दिन में फिनिश करना है। इन्होंने कहा ठीक है भाई, इसमें कौन सी बड़ी बात है, एक पेज एक दिन में मैं खत्म कर लूंगा और कुरान को मैं पढ़ लूंगा, ठीक है। ये कुरान लेकर अपने घर पे गए वापस से, डेली इन्होंने कुरान पढ़ना स्टार्ट करा, ठीक है। अब जैसे ही इनकी जो पूरी बुक थी कुरान की वो फिनिश हुई, यानी कि इन्होंने पूरी बुक को कंप्लीट पढ़ लिया, तो जैसे ही इन्होंने पूरी बुक को कंप्लीट करा, है ना, पढ़ना उसको, इन्होंने देखा कि इनकी जो बीमारी थी वो धीरे धीरे क्योर होना शुरू हो गई। और जैसे ही बुक खत्म हुई, इन्होंने पूरी बुक को कंप्लीट कर लिया, वैसे ही इनकी जो बीमारी थी वो भी ठीक हो गई। तो इन्होंने कहा कि भाई ये क्या चमत्कार हो गया, जैसे मैंने बुक को फिनिश करा वैसे मेरी बीमारी भी ठीक हो गई। तो ये वापस से गए नालंदा यूनिवर्सिटी में और उन्होंने उस प्रोफेसर से पूछा, ठीक है कि भाई आपने ऐसा क्या जादू करा इसमें, जो भाई मेरी तो बीमारी ठीक हो गई बिना कोई दवाई लिए। तो फिर इनको पता चला बाद में कि वो जो प्रोफेसर थे उन्होंने क्या करा था। अब पहले के ज़माने में क्या होता था, जो भी है ना, आपने देखा होगा कि आपके भी अगर कोई एंसेस्टर्स वगैरह, या फिर आपके भी अगर है ना कोई है ना बड़े जो आपके है ना हेड होंगे फैमिली में, पुराने ज़माने के आपके जो भी दादा दादी जो भी होंगे, वो अगर बुक वगैरह को रीड करते तो वो सिर्फ है ना लिख करते, ठीक है, और फिर पेजेस को रीड करते ऐसे लिख करके, ठीक है। तो जो प्रोफेसर थे आपके नालंदा यूनिवर्सिटी के, उन्होंने क्या किया था, जो बुक थी, बुक का जो पेज था, ठीक है, उस पेज के, अब हम लिख करके बुक को पढ़ते हैं, पेज को पलटते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था, पेज के साइड में एक ड्रॉप लगा दी थी, दवाई की एक ड्रॉप लगा दी थी हर पेज पे, ठीक है। और जैसे ही बख्तियार खिलजी वो लिख करके पेपर को पढ़ते थे रोज, तो रोज रोज जो एक एक ड्रॉप जो थी ना वो दवाई की, तो रोज रोज एक एक डोज उनके शरीर में जाता रहता था, ठीक है। और एक एक डोज उनको डेली का मिलता रहता था, उनको पता भी नहीं चल रहा था कि भाई अच्छा उनको दवाई मिल रही है, ठीक है, डेली डोज उनके शरीर में जा रहा था। और जैसे ही पूरा डोज कंप्लीट हुआ, पूरा कोर्स खत्म हो गया और वैसे ही किताब भी फिनिश हो गई, तो इनकी जो बीमारी थी वो भी क्योर हो गई। तो इनको पता चला कि अच्छा चालाक ब्रो, वेरी चालाक, मतलब ऐसा करके आपने मेरे को ठीक करा। तो फिर इनको बहुत गुस्सा आया, ठीक है। तो फिर इन्होंने क्या करा, उस गुस्से में आके पूरी जो है ना नालंदा यूनिवर्सिटी है उसको जला दिया, ठीक है। तो ये पूरी स्टोरी थी इसके पीछे की कि बख्तियार खिलजी ने किस तरीके से नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय करा था। और ये कहा जाता है कि जो वहाँ की लाइब्रेरीज वगैरह जो थी ना, वो इतनी ज़्यादा, वहाँ पे इतनी नॉलेज थी, इतनी ज़्यादा ह्यूज लाइब्रेरी थी वो, कि वो 6 महीने तक पूरी लाइब्रेरी जो है वो जलती रही थी, ठीक है। तो नालंदा यूनिवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा फेमस है, काफ़ी ज़्यादा है ना वहाँ पे नॉलेजेबल लोग थे, काफ़ी ज़्यादा नॉलेज जो है वो मानी जाती है। लेकिन बख्तियार खिलजी ने डिस्ट्रॉय कर दिया था उस यूनिवर्सिटी को, तो काफ़ी सारी जो हमारी नॉलेज है वो भी उसमें चली गई थी, ठीक है, वो भी डिस्ट्रॉय हो गई थी मतलब, ठीक है। तो ये पूरा बेसिकली पूरी स्टोरी थी जो भी नालंदा यूनिवर्सिटी की, मैंने आपको सब बता दिया है। यहाँ पे सब हिंदी में लिखा हुआ है। नालंदा विश्वविद्यालय आपके बिहार में स्थित है, ठीक है। कुमारगुप्त फर्स्ट ने इसको है ना स्थापित किया था, ठीक है। फिर आपके है ना हुएनसांग आए थे, चीनी यात्री जो है हुएनसांग, हर्षवर्धन के टाइम पे वो आए थे, ठीक है। और फिर हर्षवर्धन के बारे में उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा भी था, और है ना बौद्ध धर्म के बारे में, बुद्धिज्म के बारे में भी उन्होंने अपनी किताबों में काफ़ी कुछ लिखा, ठीक है। यहाँ पे 8 बड़े बड़े हॉल्स थे, 300 चैम्बर, 10,000 से ज़्यादा यहाँ पे छात्र हुआ करते थे और 200 से ज़्यादा यहाँ पे प्रोफेसर्स थे, ठीक है। यहाँ पे बड़ी सी लाइब्रेरी थी जिसका नाम था धर्मगुंज, और उस लाइब्रेरी में 3 बिल्डिंग थी जिसका नाम था रत्नरंजक, रत्नसागर और रत्नोदधि, ठीक है। जो प्रवेश प्रभारी था उसको द्वार पंडी कहा जाता था, और जो आपके चांसलर हुआ करते थे विश्वविद्यालय के उसको शिबद्र कहा जाता था, ठीक है। और यहाँ पे शुल्क वगैरह आपको कुछ भी नहीं मिलता था, नहीं देना पड़ता था, ठीक है। और जो है ना आपकी जो नालंदा यूनिवर्सिटी है उसको यूनेस्को ने 2016 के अंदर क्या किया था, वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो घोषित कर दिया था, ठीक है।
नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है हमारी वल्लभी यूनिवर्सिटी, जो कि गुजरात के अंदर सिचुएटेड है। ठीक है, अब हीनयान ब्रांच ऑफ बुद्धिज्म वॉज टॉट हेयर। बुद्धिज्म में जो हीनयान ब्रांच है वो पढ़ाई जाती है आपकी वल्लभी यूनिवर्सिटी के अंदर। ठीक है, इसमें इतना ही देखना है कि भाई वल्लभी यूनिवर्सिटी है कहाँ पे, गुजरात के अंदर है, और हीनयान ब्रांच जो है बुद्धिज्म की वो यहाँ पे पढ़ाई जाती है। ठीक है, अगली आती है आपकी विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, जो कि है ना बैंक ऑफ गंगा रिवर, जो गंगा रिवर है उसके किनारे पे ये सिचुएटेड है। वज्रयान ऑफ बुद्धिज्म यहाँ पे पढ़ाया जाता है, बुद्धिज्म का जो वज्रयान है वो यहाँ पे पढ़ाया जाता है ना, वज्रयान जो ब्रांच है वो यहाँ पे पढ़ाई जाती है। ठीक है, ये आपकी जो है ना पाला डायनेस्टी के जो किंग थे, पाला डायनेस्टी जो आपकी आई थी उसके जो धर्मपाल जो किंग थे, धर्मपाल नाम के जो राजा थे पाला डायनेस्टी के, उन्होंने क्या किया था, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश करवाया था। ठीक है, इसकी स्थापना करी थी धर्मपाल राजा ने। ठीक है, तंत्र शास्त्र वॉज मेनली टॉट एंड फेमस फॉर तिब्बत कनेक्शन। तिब्बत के कनेक्शन के लिए ये काफ़ी ज़्यादा फेमस थी विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। ठीक है, तिब्बतियंस जो थे वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा विजिट करा करते थे, और तंत्र शास्त्र के लिए ये काफ़ी ज़्यादा जानी जाती थी, तंत्र शास्त्र के लिए। ठीक है, और बख्तियार खिलजी ने कहा जाता है कि विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था, इसको भी है ना तहस नहस कर दिया था। किसने? बख्तियार खिलजी ने, जिन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय करा था। ठीक है, फिर फिफ्थ आती है आपकी ओडंतपुरी, जिसको गोपाला किंग ने, पाला डायनेस्टी के किंग थे ये भी, गोपाला किंग ने इसको इस्टेब्लिश करा था। जगद्दला यूनिवर्सिटी, जिसको रामपाल किंग ने इस्टेब्लिश करा था। और इनाईयारम, ठीक है, इनाईयारम यूनिवर्सिटी है जो कि आपकी तमिलनाडु में सिचुएटेड है। तो ये कुछ आपकी इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज़ थी। यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है, वल्लभी जो है वो गुजरात में सिचुएटेड है, और हीनयान ब्रांच जो है बुद्धिज्म की वो यहाँ पे पढ़ाई जाती है। फिर विक्रमशिला जो है वो गंगा के तट पर है ना सिचुएटेड है, और बौद्ध धर्म का जो वज्रयान है वो यहाँ पे पढ़ाया जाता है। धर्मपाल किंग ने इसको स्थापित किया था। ठीक है, तंत्र शास्त्र के लिए ये काफ़ी ज़्यादा जानी जाती है। तिब्बत का जो कनेक्शन है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस थी। ठीक है, ओडंतपुरी जो यूनिवर्सिटी है गोपाला राजा ने इसको इस्टेब्लिश किया था। जगद्दला विश्वविद्यालय जो है उनको रामपाल राजा जो थे, पाला डायनेस्टी के ही राजा थे, ये भी गोपाला और रामपाल दोनों ही पाला डायनेस्टी के किंग थे। ठीक है, तो गोपाला जो राजा थे उन्होंने तो इस्टेब्लिश किया था ओडंतपुरी को, और रामपाल ने इस्टेब्लिश करा था जगद्दला विश्वविद्यालय को। ठीक है, फिर एक है आपकी इनाईयारम यूनिवर्सिटी जो कि आपकी तमिलनाडु में सिचुएटेड है। ठीक है, तो ये आपकी जो भी मेजर इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज़ थी उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। तो ये थी हमारी आज की हायर एजुकेशन की फर्स्ट क्लास, जहाँ पे हमने एंशिएंट एजुकेशन के बारे में देखा, और फिर हमने देखे जितने भी एंशिएंट यूनिवर्सिटीज़ जो थी, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, है ना, इनाईयारम यूनिवर्सिटी, जो भी आपकी यूनिवर्सिटीज़ थी इंपॉर्टेंट वाली जिससे ऑलरेडी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, उसके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो सारी मैंने आपको दे दी है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई आपको डाउट रहता है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू।